नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की कुछ बड़ी खबरों पर डालते हैं। सीएम धामी ने ऋषिकेश एम्स पहुंचकर जाना रुद्रप्रयाग बस दुर्घटना में घायल यात्रियों का हाल, परिजनों से भी की मुलाकात। उत्तराखंड में आयुर्वेद डायटीशियन कोर्स शुरू करने की तैयारी, जल्द ही शासन से अनुमति मिलने की भी उम्मीद। रुद्रप्रयाग हादसे को लेकर जेएम ने किया निरीक्षण, हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित हुई। नेशनल हाईवे 74 घोटाले को लेकर उत्तराखंड में घंटों चली ईडी की कार्रवाई, अफसरों के घरों से नकदी और दस्तावेज सीज किए गए। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया शुरू, केंद्र नेतृत्व ने नियुक्त किया चुनाव अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष के नाम का जल्द होगा ऐलान। कांवड़ यात्रा के दौरान तेज आवाज में नहीं बजेंगे गाने, यात्रा मार्ग पर मांस मदिरा की दुकानें रहेंगी बंद, पुलिस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप ने जारी किए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी खबर है, पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 24 और 28 जुलाई को डाले जाएंगे वोट। 12 जिलों में 2 चरणों में होंगे मतदान। 31 जुलाई को होगी मतगणना। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, हरिद्वार को छोड़ बाकी जिलों में अधिसूचना जारी की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना। 30 जून से शुरू होगी चुनाव की प्रक्रिया। बड़ी खबर आपको बता दें, 30 जून से चुनाव की प्रक्रिया होगी शुरू। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बारह जिलों में 2 चरणों में होंगे मतदान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, नई तारीखों का ऐलान हो गया है, जिले में अधिसूचना जारी कर दी गई है। हालांकि हरिद्वार को सिर्फ छोड़ा गया है, बाकी सभी जगहों पर तारीखें सामने आ चुकी हैं। बिल्कुल गरिमा, देखिए ये महत्वपूर्ण खबर जो है वो प्रकाशित हुई है और ये नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश एक बार फिर पंचायत के चुनाव को लेकर की जो अटकलें लगी हुई थी वो साफ हो चुकी है। और आज जो है राज्य चुनाव निर्वाचन की तरफ से जो है प्लान जो है वो पंचायती चुनाव का जो है वो घोषित कर दिया गया है। 12 जिलों में गरिमा ये चुनाव होने हैं, जिसमें हरिद्वार जिलों को खासतौर से छोड़ करके अन्य जो जिले हैं तमाम जिलों में जो है पंचायत चुनाव की प्रक्रिया वो जो है वो जारी रहेगी। पहले चरण की बात करें, क्योंकि 2 चरणों में ये चुनाव होने हैं। पहले चरण की बात करें तो 24 जुलाई को पहले चरण में पहला मतदान होगा और इसके बाद जो है 28 जुलाई को जो है दूसरे चरण का जो मतदान है वो संपन्न होगा। इसके साथ साथ देखिए गरिमा, 31 जुलाई यानी कि उसी माह के अंत में 31 जुलाई को मतगणना जो है वो होगी और उसमें ये साफ हो जाएगा कि किस पार्टी को या किस जो है क्षेत्र के लोगों को जो है वो जीत मिली है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए, जो लंबे समय से जो गुहार लगी हुई थी कि जो पंचायत चुनाव को विपक्षी दल लगातार सरकार के ऊपर इस बात को लेकर के आरोप लगा रहा था कि 1 साल से ज्यादा डिले जो है वो पंचायती चुनाव को लेकर के अभी तक सरकार ने कर लिया है और सरकार की मंशा
इस चुनाव को कराने की नहीं है। और यही वजह है कि देखिए हाईकोर्ट में भी बड़ी अटकलें लगने के बाद अब जो है हाईकोर्ट से भी हरी झंडी पंचायत चुनाव को मिलने के बाद अब चुनाव राज्य चुनाव निर्वाचन की तरफ से जो है पूरा पंचायत चुनाव को लेकर के डे प्लान घोषित कर दिया गया है। और जल्द ही जो तारीखें तय हुई है उसके आधार पर जो भी प्रशासनिक अमला है वो अपनी तैयारियों में लगातार युद्ध स्तर पर जुट चुका है, क्योंकि समय कम है और मानसून की दस्तक जो है वो प्रदेश में हो चुकी है गरिमा। और इसलिए बेहद जो है चुनाव निर्वाचन के लिए बड़ी चुनौती जो है वो मानसून है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में किस तरीके से जो पोलिंग बूथ है या जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से पहुंचेंगी और तमाम किस व्यवस्था से चुनाव जो है ये निर्वाचन संपन्न कराएगा, ये बहरहाल देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 24 जुलाई और 28 जुलाई को 2 चरणों में चुनाव होने, और 31 तारीख को तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन जीता है और कौन हारा है गरिमा। शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। 30 जून से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता दें, जहां पर पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई। जून से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में रुड़की तहसील के शिखर ग्राम सभा की भूमि में अवैध कब्जे को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने उपजिलाधिकारी को निर्देश जारी कर कहा कि ग्राम सभा की भूमि में किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर 4 जुलाई तक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट केस में पेश करे। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 जुलाई की तिथि नियत की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब इसकी शिकायत उनके द्वारा आला अधिकारियों से की गई तो अतिक्रमणकारियों ने उनके साथ मारपीट करने के साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। याचिका में उच्च न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि गांव की जमीन जो सार्वजनिक उपयोग के लिए है उसे अतिक्रमणकारियों से खाली कराया जाए। याचिका थी ग्राम सभा की भूमि पर जो अवैध कब्जा कर रखा था उसके बारे में हमने शिकायत की थी। सभी डिपार्टमेंटों को शिकायत की थी, एसडीएम को किया था, डीएम को किया था, चीफ सेक्रेटरी को किया था, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा था। तो हमारे द्वारा यहाँ जो PIL फाइल की गई थी वो गांव जो है शिखर गांव है, जिला रुड़की तहसील रुड़की में है, उसमें ये आदेश हुआ कि एसडीएम को ये आदेश हुआ कि अगले 4 जुलाई से पहले जितना भी अतिक्रमण है उसको चिन्हित करें और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की, जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी वो उसको कोर्ट को सूचित करना है। याचिकाकर्ता ने जब शिकायत की थी, वो एक वृद्ध महिला थी 71 साल की, जब उसने शिकायत की कि ये लोग गांव की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं जिससे बच्चों के लिए परेशानियां हो रही है, तो उसके परिवार वालों को मारा पीटा गया था। उसने उसकी FIR भी कराई थी। हल्द्वानी से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां तेज बारिश और जल भराव के कारण नाले में कार बहने से हुई नवजात सहित 4 लोगों की मौत। हल्द्वानी पुलिस मामले की लगातार जांच कर रही है और वहीं आपको बता दें कि किच्छा अस्पताल और रुद्रपुर जिला अस्पताल से गर्भवती महिला को रेफर करने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने भी जांच शुरू कर दी है। मीडिया को दिए बयान में उधम सिंह नगर जिले के सीएमओ और डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि हल्द्वानी में बरसात के कारण नाले में कार बहने से 4 लोगों की मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि गर्भवती पहले किच्छा अस्पताल पहुंची थी, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। उसके बाद जिला अस्पताल से भी उसे हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया। अरे बच्चे भी हैं यार, आधे तो वो अंडरग्राउंड नहर में फंसे हैं इधर, वहां भी एक टीम गई है अंदर। डोईवाला क्षेत्र में मानसून की दस्तक ने लोगों को डरा दिया है। डोईवाला और देहरादून में हुई मूसलाधार बारिश के कारण ही सुसवा नदी में जहां बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं बरसाती नाले और खाली भी उफान
पर थे। आपको बता दें कि सुखवा नदी में आई बाढ़ का पानी तुतली क्षेत्रों में खेतों और आबादी क्षेत्र में घुसने से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मानसून की पहली बारिश से जब यह हाल है तो अब आगे होने वाली बारिश से लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ग्रामीणों ने कहा कि समय रहते शासन प्रशासन को सुरक्षा के उपायों पर ध्यान देना चाहिए ताकि बाढ़ का पानी गांव में ना घुसे और लोगों को नुकसान से बचाया जा सके। अरे वो कुत्ता छत में सोया होता शाम को ना, ठंडे की वजह से बस पीछे से जीने से चढ़ा गुलदार और ले गया वो 7:30 बजे। गांव में आबादी के बीच में? हाँ, मैं गांव में आ रखा था तो मैंने देखा खाना देने के लिए कुत्ता ही नहीं है वहाँ। वो ले गया, फिर पता चला कि वो बाल निकले थे उसके तार में ना, छलांग मारी उसने, तार में बाल फंसे हुए थे, फिर घसीट के ले गया। अभी नागल बुलंदा वाले में कटा हुआ था और हमारा जो क्षेत्र है इसमें बांध है ही नहीं, केवल एक हाथी दीवार है बड़वाला में, उसके हाथी दीवार को उसमें बुनियाद नहीं है, सही से काम नहीं हो रखा है। पूरा गांव बहने के कगार पे है। एक हल्की सी भी बाढ़ अगर रुक कर दिया, कीड़ आ गया तो पूरा शिमलाज ग्रांड नागा ज्वालापुर का बड़वाला गांव बहने के कगार पे है। और ये रोकथाम के लिए हमने कई बार प्रयास किए हैं और उसमें प्रयास नहीं हो पा रहे, सरकार काम नहीं कर पा रही। तो हम लोग चाहते हैं कि जो बांध लगे और बांध से सुरक्षित हो और इसमें ब्लॉक लगे जिससे पानी सुषमा नदी का पानी डाइवर्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पानी जो है पूरा जितना भी अपना राजा जी पार्क का जंगल है वो पूरी रात बरसता है और बरसने के बाद सुषमा नदी में जो कहर बरसता है, ये जो पानी आता है, ये पानी की अधिकता की वजह से हमारा गांव जड़ौन सिमलास ग्रांड ये बहने की कगार पर है। और इसमें एक सोलर फेंसिंग भी हमारे राजा जी पार्क में लगाई गई थी और उस फेंसिंग की कुछ पोल्स वगैरह सब बह गए हैं। अब क्या होगा कि हाथी भी आने शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। जनपद बागेश्वर जिले ऊपरी इलाके कपकोट ब्लॉक के विभिन्न हिस्सों में हुई बीती रात भारी बरसात के चलते जिला मुख्यालय में सरयू नदी उफान पर खतरे के निशान के करीब पहुंची। सरयू गोमती संगम घाट जलमग्न हुए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस लोगों को नदी किनारे रहने वाले परिवारों को सतर्क कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करवा रही है। तो वहीं बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक में हुई अतिवृष्टि के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त होकर सड़कों पर जमा हुआ मलबा, जेसीबी मशीनें बंद सड़कों को खोलते हुए घरों में घुसा बरसात का मलबा पानी। और स्थानीय विधायक कपकोट सुरेश कड़िया नुकसान का जायजा लेने खुद मौके पर पहुंचे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं खबरों की ओर। अगली खबर मंगलौर से है, जहां पर आगामी 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होनी। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारी में जुट गया है और इसी को लेकर मंगलौर कोतवाली में सीओ मंगलौर विवेक कुमार ने एसपीओ के साथ में बैठक की है। कांवड़ यात्रा में एसपीओ की अहम भूमिका होती है। मंगलौर सीओ विवेक कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा में क्या समस्या होती है, एसपीओ की क्या भूमिका होती है, इसी को लेकर परिचर्चा की गई है। कांवड़ यात्रा में सभी एसपीओ जिम्मेदारी के साथ अपना काम करें ताकि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जा सके। तो देखिए आप लोग पूरे साल एक्टिव रहे, ज़्यादा रहता है। बताइए आपका बताइए। मेरा नाम गुलशन है जी, स्टेट बैंक से ही स्टेट बैंक पे ड्यूटी रहती है। मेन बाजार में दुकान है मंगलौर, मजदूरी कर पिंटा सहनी है वैसे। ये तो काफ़ी टाइम से है जी, काफ़ी पुराना हो गया। कार्ड भी आपका ही है। चेकिंग किया गई कुआड़ी से हूँ, 10 साल से आपकी होगी जबरेड़ा मोड़ पर सीधे सामने। मंगलोर कोतवाली जो परिसर है उसमें हमारे एसपीओ की मीटिंग हमने ली थी। तो जो विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न गांवों से, कस्बे से जो हमारे एसपीओ जो यहाँ पे एकत्रित हुए थे और जो कावड़ के दौरान जो समस्याएं आती हैं, जो समन्वय की जरूरत होती है, जो विभिन्न पॉइंट पे जो आवश्यकताएं होती हैं, उसके संबंध में खुलकर एक जो है परिचर्चा हमारे द्वारा की गई और हमारे क्या रोल और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे और किन सिचुएशन में किस तरह से काम करना है और हमारी एज ए पुलिस उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, वो सभी को लेकर हमने एक जो परिचर्चा और संवाद है वो आज हमने यहाँ पर आयोजित किया। इस संबंध में एक जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की एक समन्वय मीटिंग भी जिला स्तर पर इस बारे में की गई थी और इसको लेकर जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में भी चर्चा हुई है। उनको सख्ती से लागू करवाने को लेकर जो है इस बार पुलिस जो है तत्परता से कार्रवाई करेगी।
और अगली खबर आपको देहरादून से बताते हैं, जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। शुक्रवार को कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 29 और 30 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इन 2 दिनों के दौरान बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टेहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क अवरोध की आशंका जताई है। अब बारिश का कहीं ना कहीं जो एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिल ही रहा है। रास्तों वगैरह में थोड़ी बहुत दिक्कतें लोगों को आ रही है। हालांकि मशीनरी लगी हुई, वो सब रास्ते साथ साथ खोले भी जा रहे हैं। तो यही है कि जो लोग आवागमन कर रहे हैं वो थोड़ा धैर्य रखें, और जहाँ पर रास्ता बंद है या कुछ इस तरह का तो थोड़ी देर जो इंतज़ार करें सेफ जगह पे। जब रास्ते वगैरह खुलते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। तो बारिश तो जो हल्की से मध्यम है, जैसे मैंने बोला, वो लगातार ही वो चलने वाली है। अगली खबर है रुद्रपुर से, जहां पर मानसून से पहले रुद्रपुर शहर को जलभराव की पेरेनियल समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से महापौर विकास शर्मा ने सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, NHAI, नगर निगम और गल्फार कंपनी के अधिकारियों के साथ में संयुक्त रूप से शहर के जलभराव वाले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। महापौर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बरसात शुरू होने से पहले जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त की जाए, ताकि लोगों को कोई भी असुविधा न हो। को लेके आज हम लोगों ने सिंचाई विभाग, NHAI के साथ शहर का मौका मुआयना किया है। आज हमने जो NH 74 है उस पे मेडिसिटी हॉस्पिटल के बगल में, हमारे रेशमबाड़ी जो कॉलोनी है उसके बगल में, होटल ली कैसल के बगल में और बगवाड़ा के अंदर 3-4 स्थानों पे जाके सर्वे किया है जहाँ पर निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। तो NHAI से हमारी बात हो गई है। NHAI के PD विकास मित्तल जी ने हमें सहमति दे दी है, उसका निर्माण करेंगे। अभी हमारे साथ ये हम यहाँ फुलसुंगा वार्ड नंबर 1 यहाँ पर भी हम आए हैं 3 पानी पे, यहाँ पर भी सिंचाई विभाग के द्वारा कुछ काम किए गए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं नैनीताल से, जहां नगर पालिका कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर पालिका बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि बोर्ड कोई भी काम नहीं कर रहा है। नगर पालिका कर्मियों का कहना है कि बोर्ड के द्वारा पालिका के प्रशासनिक अधिकारी रोहिताश शर्मा के साथ अभद्रता के विरोध में कार्य बहिष्कार किया। वहीं मामले में पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने कहा कि कर्मचारी गलत आरोप लगा रहे हैं, जबकि ईओ ने उनसे खुद गलत तरीके से बात की है। और बात कार्य करने की है तो ये कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि अगर बोर्ड कार्य नहीं कर रही होती तो फिर ऐसा कैसे होता और पालिका कैसे चलती। डीएसए मैदान को लेकर जो विवाद चल रहा है, जो बोर्ड लेकर चल रही है, उसमें अधिशासी अधिकारी पे, जैसे मैंने पहले अवगत कराया, अधिशासी अधिकारी पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो न्यायालय जाएं। डीएसए मैदान को दायित्व तो सभासदों का बनता है। उन्होंने इस मामले में पहले से ही पूर्ण तैयारी कर रखी, तो उन्होंने जाना चाहिए। अधिशासी अधिकारी को अपने कक्ष में बुलाकर उनसे ये कहे जाना कि आप यहाँ कार्य योग्य नहीं है, आप कार्य नहीं कर रहे हैं, आप अपने जगह वापस जाएं। यही कंडीशन समस्त कर्मचारियों के साथ है। ऐसे में हम बोर्ड का साथ कहीं पर भी खड़े नहीं हो सकते। हम यही कह रहे हैं कि भाई बोर्ड को अगर जाना है कोर्ट तो वो जा सकती है, मगर कहीं पर भी प्रशासनिक अधिकारी अपने ही सरकार के खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकता। और हमारे को जो दबाव बनाया जा रहा है अधिशासी अधिकारी पर कि आप डीएसए मैदान को लेकर न्यायालय जाएं। सबसे पहले तो कार्य बहिष्कार तो मैं नहीं जानती इनका क्यों इन्होंने कार्य बहिष्कार करा है, क्योंकि ये मेरे से मिलने भी नहीं आए, इन्होंने मेरे से कोई बात भी नहीं किया, किस बात पे इन्होंने कार्य बहिष्कार करा है। और दूसरी बात, जहाँ तक ईओ से अभद्रता की बात है, ईओ ने खुद मेरे से गलत तरीके से बात की। उन्होंने मेरे से ये बोला कि आप प्रशासन से लड़ रही हो, बिल्कुल ऊंचे स्वर में बोला। मैंने कहा प्रशासन से लड़ रही मैं, आप प्रशासन के आदमी बन के आए हो यहाँ पे, ये शब्द मैंने ज़रूर बोले हैं। और इससे अगर अभद्रता कहते हैं तो ठीक है। कोई कुछ पार्षदों को बुलाया है और ये संज्ञान में नहीं है किस प्रकरण में था, कोई ऐसी
मीटिंग संज्ञान में भी नहीं थी। कुछ सरकारी कार्य से अध्यक्ष जी ने बुलाया और उसके बाद वो अभद्र व्यवहार करने लगी और मतलब यहाँ तक कि प्रशासन के पिट्ठू और इस तरह की लूचताक करी जो हमारे बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि हम लोग यहाँ शहर को सुधारने आए हैं और शहर की जिम्मेदारी उनके हाथ में भी और हमारे हाथ में भी, तो हम लोग अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। इससे पहले कि वहाँ पर एक किसी संस्था की अध्यक्षा भी थी, उनके साथ भी बदतमीजी करी और इस चक्कर में जो है कि हमने क्यों यहाँ क्यों आ गए हैं, भाग जाओ और ये कर लो, यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है, ये इस तरह के निरर्थक आरोप लगाए। जबकि हम लोग यहाँ पर भारत सरकार की वित्त आयोग कमेटी भी आई, यहाँ इतना हमने दिन रात काम किया है। हम पावन पे ब्रेक कौन लेता थे? इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।